नमस्ते। आज हम भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और अभियानों की मतलब विशाल दुनिया पर एक नजर डालेंगे। नमस्ते। हाँ, काफी सारी योजनाएं हैं। हमारे सामने इन योजनाओं के नामों की और उनसे जुड़े विभागों या राज्यों की एक सूची है। अक्सर हम ये नाम सुनते तो हैं, पर क्या ये सिर्फ नाम है या इनके पीछे कोई गहरी सोच या रणनीति भी है? सही सवाल है। नाम अक्सर बहुत कुछ कहते हैं या शायद कहने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लिस्ट से थोड़ा आगे बढ़ें। इन पहलों में जो पैटर्न दिख रहे हैं, उनकी विविधता और उनके संभावित उद्देश्य इनको समझें, और कुछ जो अनोखी योजनाएं हैं उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। देखते हैं क्या कुछ सामने आता है। तो चलिए इस जानकारी के सागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। शुरुआत कुछ क्षेत्रीय योजनाओं से करते हैं। ठीक है। बिहार की लिस्ट देखिए। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, फिर मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, विवाह मंडप योजना, महिला संवाद अभियान। इन नामों में एक पारंपरिक और सामाजिक सा पुट नजर आता है ना? क्या ये सिर्फ आकर्षक नाम है या इनसे राज्य के प्राथमिकताओं के बारे में कोई गहरा संकेत मिलता है? देखिए, ये एक दिलचस्प अवलोकन है। नामों का चयन अक्सर एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। अच्छा। हाँ, बिहार जैसे राज्य में जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें काफी गहरी हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा या महिला संवाद जैसे नाम ये योजनाओं को लोगों से भावनात्मक रूप से जोड़ने का एक तरीका हो सकते हैं। ये दिखाता है कि सरकार शायद मानती है कि ऐसे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक नाम अपनाने से योजनाओं की वो स्वीकार्यता और पहुंच बढ़ सकती है। सही। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि हमारे पास अभी सिर्फ नाम है। अब क्या इन योजनाओं की बनावट में, उनके काम करने के तरीके में भी ये पारंपरिक मूल्य झलकते हैं? ये तो इस लिस्ट से साफ नहीं होता। हो सकता है ये सिर्फ नामकरण का खेल हो। हाँ, ये बात तो सही है। नाम के पीछे की असलियत जानना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश को देखें। यहाँ का नजारा थोड़ा अलग है। जैसे थल्ली की वंदनम योजना, जिसका मतलब हुआ माँ को नमन। हाँ। फिर एक परिवार एक उद्यमी अभियान, जीरो पॉवर्टी P4 पहल, दीपम 2.0 मुफ्त सिलेंडर योजना, NTR भरोसा पेंशन योजना। यहाँ तो मतलब सामाजिक सम्मान भी है, उद्यमिता भी है, गरीबी मिटाने का एक बड़ा लक्ष्य भी है और सामाजिक सुरक्षा भी। सबका मिक्सचर सा लग रहा है। बिल्कुल। आंध्र प्रदेश का दृष्टिकोण साफ तौर पर मल्टी डायमेंशनल है। एक तरफ थल्ली की वंदनम या NTR भरोसा पेंशन जैसी योजनाएं हैं जो सामाजिक कल्याण और सम्मान पर फोकस कर रही हैं। तो दूसरी तरफ एक परिवार एक उद्यमी और दीपम 2.0 जो शायद LPG सिलेंडर से जुड़ी है, ये आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं। राइट। और फिर जीरो पॉवर्टी P4 जैसी पहल, ये एक बड़े विजन को दर्शाती है। अब यहाँ P4 का ठीक मतलब लिस्ट में नहीं है, पर अक्सर ये पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी पार्टनरशिप जैसे सिद्धांतों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ओके। तो ये दिखाता है कि आंध्र प्रदेश शायद विकास को एक होलिस्टिक चैलेंज के रूप में देख रहा है, जिसका सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं पर एक साथ काम करने की जरूरत है। ये एक व्यापक विकास रणनीति का हिस्सा लगता है। यानी हर राज्य अपनी जरूरतों और अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से अलग स्ट्रैटेजी अपना रहा है। चलिए अब कुछ थीम बेस्ड योजनाओं पर आते हैं, खासकर पर्यावरण से जुड़ी पहल। हाँ, ये जरूरी है। मध्य प्रदेश में है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, केरल की वनीकरण परियोजना विथूट, उड़ीसा की अंकुर पहल, उत्तराखंड का तो बड़ा अनोखा नाम है पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान। हाँ, ये वाला दिलचस्प है। और राजस्थान का कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। यहाँ भी देखिए कितनी वैरायटी है, गांवों को हरा भरा बनाने से लेकर सीधे पेड़ लगाने तक। और उत्तराखंड में तो कचरे यानी चीड़ की पत्तियों के बदले पैसे देने की बात है, जबकि राजस्थान में सीधे कटाई पर रोक। इतने अलग अलग तरीके क्यों? क्या ये दिखाता है कि पर्यावरण बचाने के लिए कोई एक सही रास्ता नहीं है, बल्कि लोकल सॉल्यूशन खोजने की कोशिश हो रही है? निश्चित रूप से। ये विविधता यही दर्शाती है कि पर्यावरण संरक्षण की चुनौती मतलब हर जगह एक जैसी नहीं है और समाधान भी लोकल परिस्थितियों के हिसाब से ही होने चाहिए। सही। वृंदावन ग्राम शायद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से गांवों में हरियाली बढ़ाने पर केंद्रित हो, जबकि विथूट सीधे फॉरेस्टेशन का लक्ष्य रखता है। और उत्तराखंड वाला? उत्तराखंड का पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान वाकई अभिनव है। पिरुल यानी चीड़ की सूखी पत्तियां जो जंगलों में आग लगने का एक बड़ा कारण बनती है। हाँ, मैंने सुना है। तो इस अभियान ने एक पर्यावरणीय समस्या को, आग का खतरा और कचरा, उसको आय बनाने के अवसर में बदल दिया है। कमाल है। वहीं राजस्थान का कुल्हाड़ी बंद एक सीधा, एक सख्त संरक्षण उपाय है
जो शायद उस क्षेत्र में वनों की कटाई की गंभीर समस्या को दिखाता है। ये सब मिलकर शासन में बढ़ती पर्यावरण चेतना और हाँ, लोकल समाधानों पर जोर देने की प्रवृत्ति को उजागर करता है। पर्यावरण के साथ साथ टेक्नोलॉजी, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी एक बड़ा फोकस दिखती है। हाँ, बिल्कुल। लिस्ट में कर्नाटक की कुसुम सी योजना है। ये शायद प्रधानमंत्री कुसुम योजना का कंपोनेंट सी है, जो एग्रीकल्चर पंपों के सोलराइजेशन पर फोकस करता है, ताकि किसानों की ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम हो। हाँ, संभवतः वही है। कुसुम सी फीडर लेवल सोलराइजेशन से जुड़ा है। अच्छा, तेलंगाना में इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना है। ये तो नाम से ही लग रहा है सोलर एनर्जी और जल प्रबंधन का संगम। हम हो सकता है। हिमाचल प्रदेश तो सीधे कह रहा है, आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करो। और इसमें सिर्फ सरकारी नहीं, टाटा पावर जैसी निजी कंपनी भी घर घर सोलर पहल के साथ शामिल है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। साथ ही महाराष्ट्र में पिंक ई रिक्शा योजना भी है। हाँ, तो सौर ऊर्जा पर जोर तो स्पष्ट है और इसके पीछे कई कारण हैं। एनर्जी सिक्योरिटी है, इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता कम करना है और क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों को पूरा करना भी है। कुसुम जैसी योजनाएं सीधे किसानों को लाभ पहुंचाती हैं, उनकी लागत कम करती हैं और कृषि को ज्यादा सस्टेनेबल बनाती हैं। सही। और जो अपने निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात की, जैसे टाटा पावर की पहल, ये दर्शाती है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार अकेले काम नहीं कर रही, बल्कि एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ। वहीं पिंक ई रिक्शा योजना एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे तकनीक को सामाजिक लक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सकता है। ये महिलाओं को रोजगार देती है और साथ ही शहरों में प्रदूषण कम करने वाले परिवहन का भी विकल्प देती है। ये सुनने में तो काफी उत्साहजनक लगता है, लेकिन क्या ये योजनाएं जमीन पर उतनी ही प्रभावी हैं? मतलब इरादे तो नेक लगते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, उत्साहजनक नामों और इरादों के पीछे अक्सर इम्प्लीमेंटेशन की चुनौतियां छिपी होती हैं। जैसे खासकर सौर ऊर्जा जैसी तकनीकी पहलों में असली चुनौती इन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने में आती है, मतलब स्केलेबिलिटी, और दूसरा मौजूदा बिजली ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक इंटीग्रेट करने में आती है। अच्छा, ग्रिड इंटीग्रेशन। हाँ, ये सिर्फ पैनल लगाने का सवाल नहीं है। इसके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्पष्ट नीतियां चाहिए और कुशल प्रबंधन की भी जरूरत होती है। इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा रहा है, असल में यही इन योजनाओं की सफलता तय करेगा। और ये चुनौती शायद कल्याणकारी योजनाओं में भी दिखती होगी। उनकी लिस्ट तो काफी लंबी है, खासकर महिलाओं और लड़कियों पे केंद्रित योजनाएं। हाँ, काफी जोर है उस तरफ। लिस्ट में स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजना है, जैसे उत्तराखंड की एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार। फिर कई तरह की फाइनेंशियल हेल्प देने वाली योजनाएं हैं, जैसे झारखंड की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, छत्तीसगढ़ की महातारी वंदन योजना, हिमाचल की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। महाराष्ट्र में तो कई हैं, लाडा भाऊ, लेक लड़की, माझी लड़की बहन योजनाएं। हाँ, महाराष्ट्र में काफी दिख रही हैं। उड़ीसा की सुभद्रा योजना है, दिल्ली की महिला समृद्धि योजना। फिर सुरक्षा पर केंद्रित पंजाब का प्रोजेक्ट हिफाजत और बालिकाओं की समृद्धि पर जोर देने वाली, जैसे त्रिपुरा की मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और असम की निजूत मुइना योजना। इतनी सारी पहलें, इस व्यापक फोकस के पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या ये सिर्फ कल्याण है या एक बड़ी सामाजिक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है? देखिए, महिलाओं और बालिकाओं पर इतना जोर, ये निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय प्रवृत्ति को दिखाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अच्छा। एक तो ये लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दिखाता है, हाँ। जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs का भी हिस्सा है। सही। दूसरे, ये एक आर्थिक रणनीति भी हो सकती है। ये माना जाता है और सही भी है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो पूरे परिवार और समाज की प्रगति होती है। हाँ, ये बात तो है। और जो योजनाओं के नामों और उनके स्पेसिफिक फोकस में जो विविधता दिखती है, कहीं सम्मान पर जोर है, कहीं समृद्धि पर, कहीं सुरक्षा पर, ये सुझाव देता है कि राज्य अपनी लोकल सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों और विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से योजनाएं तैयार कर रहे हैं। मतलब कस्टमाइज्ड अप्रोच। हाँ, बिल्कुल। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला दृष्टिकोण नहीं है। महिलाओं के साथ साथ युवाओं के लिए भी कई योजनाएं हैं, जो ज्यादातर स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पे केंद्रित लगती हैं, जैसे तेलंगाना की राजीव युवा विकास योजना, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, अन्नदूत, उत्तर प्रदेश का युवा उद्यमिता विकास अभियान या महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। हाँ, ये सब युवाओं के लिए। और कुछ योजनाएं खास व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए भी हैं,
जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मछुआरा समृद्धि योजना है या गुजरात में श्रमिक बसेरा योजना। ये शायद श्रमिकों के लिए आवास या आश्रय से जुड़ी हो। हाँ, हो सकता है। युवाओं पर केंद्रित योजनाएं देश की एक बड़ी चुनौती युवा बेरोजगारी और स्किल की कमी उसको एड्रेस करने का प्रयास है। सही। अन्न दूत या उद्यमिता विकास जैसी पहले न केवल रोजगार पैदा करने पर बल्कि युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने पर भी केंद्रित हो सकती हैं, मतलब जॉब क्रिएटर। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल। और मछुआरों या श्रमिकों जैसे विशिष्ट अक्सर जो हाशिए पर रहने वाले समूह हैं, उनके लिए योजनाएं श्रमिक बसेरा का उद्देश्य संभवतः आवास सुरक्षा देना होगा। जी, ये इंक्लूसिव ग्रोथ की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दिखाता है कि सरकार आर्थिक पिरामिड के अलग अलग स्तरों पर लक्षित सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब कुछ उन योजनाओं पर आते हैं जिनके नाम या कार्यक्षेत्र थोड़े अनोखे लगते हैं। दिल्ली की वन रोड वन डे योजना, ये क्या है? किसी खास दिन सड़क मरम्मत या निर्माण पर फोकस? हो सकता है, शायद एफिशिएंसी बढ़ाने का कोई तरीका हो। गोवा में राजभवन अन्नदान योजना, ये तो शायद राज्यपाल भवन की तरफ से भोजन दान की पहल होगी। हाँ, लगता तो यही है, एक प्रतीकात्मक पहल। फिर राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति मंत्रालय का एक देश एक धड़कन अभियान, परिवहन जलमार्ग मंत्रालय का सागर में सम्मान, आयुष मंत्रालय का राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। काफी विविधता है। भारतीय सेना का प्रोजेक्ट नमन, भारतीय डाक विभाग की दीनदयाल स्पर्श योजना, अरे हाँ, ये नाम तो मैंने सुना है। ये स्टैंप कलेक्शन फिलेटली से जुड़ा है शायद। जी है, बिल्कुल। ये डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए है। और भारतीय खाद्य निगम FCI की अन्न दर्पण पहल। और ये देखिए, मेटा के साथ मिलकर चलाया जा रहा स्कैम से बचो अभियान, ये दिलचस्प है। हाँ, ये पूरी लिस्ट दर्शाती है कि सरकारी पहलें कितनी विविध हो सकती हैं। वन रोड वन डे शायद शहरी प्रबंधन या सड़क निर्माण में एफिशिएंसी लाने का कोई मॉडल हो। राजभवन अन्नदान, जैसा आपने कहा, एक प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण सामाजिक पहल हो सकती है। राष्ट्रीय अभियान जैसे एक देश एक धड़कन शायद सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए हो। ओके। सागर में सम्मान, समुद्री क्षेत्र के कर्मियों को सम्मानित करने के लिए। कर्मयोगी जनसेवा, आयुष पेशेवरों की भूमिका को रेखांकित करने। और सेना का प्रोजेक्ट नमन, पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के उद्देश्य से हो सकते हैं। राइट। स्पर्श योजना तो आपने सही कहा, फिलेटली को एक शौक के रूप में बढ़ावा देने के लिए है, खासकर स्कूली बच्चों के बीच। FCI की अन्न दर्पण पहल, ये शायद PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास हो सकती है, शायद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अच्छा। और मेटा के साथ स्कैम से बचो अभियान, ये डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, ये वाकई अलग है। ये दिखाता है कि सरकारें अब सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ भी सहयोग कर रही हैं। और अंत में दो और हैं, न्याय विभाग द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान धारा योजना। इनके उद्देश्य तो खैर नाम से ही काफी स्पष्ट लगते हैं। बिल्कुल। हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्देश्य नागरिकों में, खास तौर पर युवाओं में, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वहीं विज्ञान धारा वैज्ञानिक सोच और विज्ञान संचार यानी साइंस कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने की पहल लगती है। ये दोनों ही एक सूचित और तार्किक समाज के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि सरकारी योजनाएं और अभियान कितने विविध हैं। कुछ क्षेत्रीय जरूरतों पर केंद्रित हैं, जैसे हमने बिहार आंध्र प्रदेश की बात की। हाँ। कुछ खास विषयों पर हैं, जैसे पर्यावरण, तकनीक, कल्याण। कुछ विशिष्ट समूहों को टारगेट करते हैं, महिलाएं, युवा, श्रमिक। और कुछ राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा या जागरूकता जैसे बड़े लक्ष्यों को लेकर चलते हैं। सही। कुछ मुख्य पैटर्न जो उभर कर आए हैं, पहला, योजनाओं को लोकल संदर्भों के अनुरूप ढालने की कोशिश की जा रही है, मतलब टेलरिंग। दूसरा, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर स्पष्ट जोर है, जैसे सौर ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण। तीसरा, इनोवेशन की झलक भी दिखती है, जैसे वो पिरुल्लाओ पैसा पाओ या PPP मॉडल। और चौथा, शासन के विभिन्न स्तरों, केंद्र, राज्य और यहां तक कि निजी क्षेत्र की भागीदारी भी इसमें शामिल है। राइट। ये सब मिलकर एक सक्रिय शासन मतलब एक्टिव गवर्नेंस की तस्वीर पेश करता है, जो देश के सामने मौजूद अनेकों चुनौतियों और प्राथमिकताओं से निपटने के लिए मल्टी डायमेंशनल और अक्सर रचनात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये विश्लेषण केवल उपलब्ध नामों और जो संक्षिप्त जानकारी हमारे पास थी उसी पर आधारित है।
ये वाकई भारत की योजनाओं और अभियानों के विशाल परिदृश्य की एक तेज लेकिन काफी रोचक यात्रा थी। हमने सिर्फ नामों की लिस्ट से आगे बढ़कर उनमें छिपे पैटर्न्स और रणनीतियों को समझने की कोशिश की। हाँ, एक अच्छा ओवरव्यू मिला। उम्मीद है कि इस चर्चा से इन पहलुओं को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा और शायद कुछ और जानने की जिज्ञासा भी जगी होगी। हाँ। और यहीं पर एक जरूरी सवाल मन में आता है, ये लिस्ट हमें इरादों की एक झलक तो देती है कि सरकार क्या हासिल करना चाहती है, लेकिन असली कहानी तो परिणामों की है ना? बिल्कुल, असली बात तो नतीजे की है। इन सैकड़ों योजनाओं का जमीनी असर क्या हो रहा है? कौन सी योजनाएं वास्तव में लोगों के जीवन में बदलाव ला पा रही हैं और क्यों? क्या वे अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त कर रही हैं? इस प्रभावशीलता का मूल्यांकन ये शायद एक और कहीं ज्यादा गहरी पड़ताल का विषय हो सकता है। हाँ, उसके लिए अलग से डेटा और स्टडीज देखनी होंगे, जिसके लिए हमें इन योजनाओं के परफॉर्मेंस की रिपोर्टों, जमीनी अध्ययनों और जो बेनिफिशरीज हैं उनके अनुभवों को खंगालना होगा। ये सोचने वाली बात है कि इन नेक इरादों का नतीजा क्या निकल रहा है। सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।